हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं फिटर का एक प्रैक्टिस सेट, इसमें 75 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो कंप्लीट वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग करते समय डैश होना चाहिए, व्हील के आगे खड़े होना चाहिए, व्हील के साइड में खड़े होना चाहिए, गॉगल्स पहनना चाहिए, या ए और सी दोनों। तो ग्राइंडिंग करते समय क्या कैसी स्थिति होनी चाहिए आपकी? तो क्या होना चाहिए, जब जब भी ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो व्हील के साइड में आप खड़े होंगे। किस कहाँ खड़े होंगे? व्हील के साइड में खड़े होंगे। तो ग्राइंडिंग करते समय साइड में खड़ा होना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। स्तंभ ए को स्तंभ दो से मिलान करें। स्तंभ ए को स्तंभ दो से मिलान करें। देखिए वर्ग ए का जो आग होता है वो ठोस का आग होता है। तो वर्ग ए का जो आग होगा वो ठोस का। तो वर्ग ए में ठोस कौन है? लकड़ी है। वर्ग बी का जो आग होगा वो द्रव्य का। वर्ग बी का जो आग होगा वो द्रव्य का, ज्वलनशील द्रव्य यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग बी। वर्ग सी का जो आग होगा वो गैस का। तो वर्ग सी का जो आग होगा वो गैस का, गैस व द्रवीकृत गैस। उसके बाद वर्ग डी का जो आग होगा वो चाहे तो विद्युत से चाहे धातु से लगी आग। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक का क्या मिला, दो। एक का दो, उसके बाद दो का चार, उसके बाद तीन का एक, और चार का तीन। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चले। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते कहता है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि वर्नियर, किसी वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पर 0.50 mm के निशान अंकित हैं। मेन स्केल पर, वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पर जो है कितना निशान अंकित है? 0.05 mm के निशान अंकित है। कहता है वर्नियर स्केल के 25 निशान हैं जो मेन स्केल के 24 निशान के बराबर है। तो अल्पतमान क्या हो जाएगा? तो अल्पतमान क्या होगा? मेन स्केल के एक भाग का मान। तो मेन स्केल के एक भाग का मान कितना है? 0.50। यही है मेन स्केल के एक भाग का मान। और फिर वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या। तो वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या कितनी है? 25। कुल भागों की संख्या 25। 25 से इसको भाग दे देंगे, तो 25 से भाग देंगे तो लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। क्या आएगा? 0.02 mm। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की कहता है संधारित्र की इकाई क्या है? संधारित्र की इकाई क्या है? संधारित्र की इकाई बताना है आपको क्या है। तो संधारित्र की इकाई क्या है? फैराडे है। फैराड है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है कि फिर आपको 5वां नंबर मिलान करना है। सही सुमेलित का मिलान कीजिए। तो 5 नंबर का राइट आंसर बताइए। तो देखिए फाइदोमीटर, फाइदोमीटर से क्या मापा जाता है? फाइदोमीटर से क्या मापा जाता है? फाइदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई। उसके बाद बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडल की दाब मापा जाता है। उसके बाद हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। एक का डी, एक का डी कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, बैरोमीटर से वायुमंडल की दाब मापी जाती है। आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता उपयोग में उपयोग किए गए स्लिप गेज की ऊंचाई इतना mm है। कहता है साइन बार की लंबाई 200 mm है। कंपोनेंट का कौन कितना होगा? कंपोनेंट का कौन कितना हो जाएगा? ऊंचाई आपको हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, बार की लंबाई। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब लंब बटा कर्ण। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? लंब 84.52, 84.52। कर्ण क्या हो जाएगा? बार की लंबाई 200 mm, 200 mm। ठीक है, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बराबर जो आएगा वो क्या आएगा? साइन थीटा बराबर 0.4226। ठीक है, अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर जो हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 0.4226। ये किसका मान होता है? 25 डिग्री का मान होता है। 25 डिग्री का मान होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन जो होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वेदी पंच यानी कि प्रिक पंच का कौन पूछा आपको? प्रिक पंच, वेदी पंच को क्या कहते हैं? प्रिक पंच कहते हैं। उसका एंगल पूछा आपको कितना होता है? 30 डिग्री होता है प्रिक पंच का। डॉट पंच का 60 डिग्री, सेंटर पंच का 90 डिग्री। ठीक है ना, तो प्रिक पंच आपसे पूछा था, वेदी पंच का कौन कितना होगा? 30 डिग्री। 7 का राइट आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। कहता है एक सेंटर पंच का बिंदु कौन कितना होता है? सेंटर पंच का भी आपको बताया कि 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। और डॉट पंच का 60 डिग्री। ठीक है, सेंटर पंच का पूछा है तो कितना होता है? 90 डिग्री। कहता है ट्रेमल की बीमा की लंबाई बताइए। तो ट्रेमल की बीमा की लंबाई जो होता है, ट्रेमल की बीमा की लंबाई जो होता है वो कितना होता है? 15 से 50, 15 से 50 सेंटीमीटर। लेकिन बताना किसमें? मिलीमीटर में।
तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो 10 से गुना कर देंगे, 150 से 500 मिलीमीटर तक का जो होता है ट्रेमल की लंबाई होता है, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर में देगा तो 15 से 50 सेंटीमीटर ट्रेमल की लंबाई होती है, मिलीमीटर में 150 से 500 मिलीमीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है सामान्य कटिंग टूल किस मटेरियल का बना होता है। सामान्य जो कटिंग टूल है वो किस मटेरियल का बना होता है। सामान्य कटिंग टूल किस मटेरियल का बना होता है, तो राइट आंसर होगा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सामान्य वर्कशॉप अनुप्रयोग के उद्देश्य के लिए स्लिप प्रमापी किसका प्रयोग करते हैं। तो सामान्य वर्कशॉप के उपयोग के लिए, वर्कशॉप के उपयोग के उद्देश्य के लिए कौन से स्लिप प्रमापी का, कौन से स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर जो होगा ग्रेड 2 का, ठीक है ना, ग्रेड 2 का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर का वह भाग जो उसे दूसरे से अलग करता है क्या कहलाता है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर जो डिजिटल होता है उसका वह भाग जो दूसरे वर्नियर कैलिपर से उसको अलग करता है, वह भाग का नाम बताना है। तो उसको एलसीडी डिस्प्ले, डिजिटल है तो उसमें डिस्प्ले होगा ही। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु नहीं किया जाता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किस कार्य में नहीं किया जाता है, बताइए। डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य किस में नहीं किया जाता है, मार्किंग में नहीं किया जाता डायल टेस्ट इंडिकेटर का। इसमें मार्किंग में, फ्लैटनेस, ओवरनेस, इस सब में किया जाता है, लेकिन मार्किंग में डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट एक सूक्ष्म मापी यंत्रों को में कौन सा नट प्रयोग किया जाता है, नट प्रयोग में लाया जाता है। सूक्ष्म मापी यंत्रों में कौन सा नट प्रयोग में लाया जाता है, तो सूक्ष्म मापी यंत्रों में थंब नट प्रयोग में लाते हैं। कौन नट, थंब नट प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चित्र में एक्स क्या प्रदर्शित करता है। ये एक्स जो है ये क्या प्रदर्शित करता है, तो एक्स क्या प्रदर्शित करता है, देखते हैं यहाँ पे क्या लगाया है, मास्क लगाया है। तो यहाँ पे श्वास लेने में इसको दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा जहरीले धुएं को सांस के साथ जाने से रोकने के लिए श्वसन यंत्र, पैड या मास्क को लगाना। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मास्क लगाया, मास्क को ही वो दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। टीआईजी वेल्डिंग परीक्षण कार्य के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। टीआईजी वेल्डिंग कार्य, वेल्डिंग परीक्षण कार्य के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आर्गन का। किसका प्रयोग करते हैं, आर्गन का। टीआईजी वेल्डिंग में कौन से गैस का प्रयोग करते हैं, तो आर्गन का। नेक्स्ट है कि आर्क वेल्डर में भू क्लैंप डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भू क्लैंप किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा भू संपर्क केबल को वर्कपीस से जोड़ने के लिए। आर्क वेल्डर में भू क्लैंप किस लिए प्रयोग करते हैं, तो भू क्लैंप केबल को वर्कपीस से जोड़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसलिए भू क्लैंप का केबल को वर्कपीस से जोड़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि आर्क वेल्डर मशीन डैश पर्दा का उपयोग करता है। तो आर्क वेल्डर मशीन जो है किसका, एसी का, डीसी का, किसका प्रयोग करता है, या दोनों का। आर्क वेल्डर मशीन जो है वो किसका, दोनों का करता है, एसी डीसी दोनों का। नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, दिष्टकारी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। राइट आंसर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दिष्टकारी का। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास 20 नंबर है। कहता है सॉफ्ट सोल्डर शीशे और टीन के मिश्र धातु होते हैं। सोल्डर जो होता है वो शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है, ये बात तो आप जानते हैं। इन्हें निम्न में से किस कारण से सॉफ्ट सोल्डर कहा जाता है, इसको किस कारण से सॉफ्ट सोल्डर कहा जाता है। तो किस कारण से, यह अपेक्षाकृत क्या होता है, अपेक्षाकृत रूप में कम गलन बिंदु तापमान के कारण, ठीक है। अपेक्षाकृत रूप से कम गलन बिंदु तापमान के कारण इसको सॉफ्ट सोल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रेजन में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला पूरक धातु कौन सा है। तो ब्रेजन में उपयोग किया जाने वाला पूरक धातु कौन सा है, तांबा जस्ता का मिश्र धातु, तांबा और जिंक, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लघु कार्बन इस्पात के फोर्जन के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कितना है। तो लघु कार्बन इस्पात के फोर्जन के लिए उपयुक्त तापमान बताना है। तो उपयुक्त तापमान कितना होता है, 1300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट स्मिथ जो होता है लोहकारी में टूयर का अर्थ क्या है, टूयर का अर्थ क्या है, स्मिथ की लोहकारी में टूयर का क्या अर्थ है, टूयर का क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वायु की आपूर्ति। क्या, टूयर का अर्थ क्या है, वायु की आपूर्ति। नेक्स्ट है कि हैमर बाजार में मिलते हैं किस अनुसार से। हैमर जो फेस के अनुसार, भार के अनुसार, फेस के प्रकार व भार के अनुसार, मटेरियल के अनुसार। तो हैमर बाजार में जो मिलते हैं फेस के प्रकार व भार के अनुसार। बॉल पेन हैमर है तो ये फेस के प्रकार हो गया, उसका साइज के अनुसार भी मिलता है, भार के अनुसार मिलता है। तो राइट आंसर जो होगा सी नंबर। नेक्स्ट है कि हैमर में आई होल रखा जाता है ताकि हैंडल में पच्चर लगाई जा सके, गोल सुराख तैयार करना कठिन हो, इसमें सुराख टेपर बनाया जा सके।
आई होल क्यों रखा जाता है? तो आई होल क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसमें हैंडल फिट किया जा सके अच्छे से, पच्चर लगाई जा सके। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आई होल का साइज जो होता है इस तरह से अंडाकार होता है, ठीक है ना, एकदम गोल नहीं होता है, अंडाकार होता है हैमर के आई होल का साइज। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, 25 नंबर हो गया। नेक्स्ट है 26, कहता 20 mm के छिद्र की गहराई 300 mm है, तो 20.5 व्यास का बनाने हेतु आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। कर्तन गति आपके पास दिया है 10 मीटर प्रति मिनट, और भरण दिया हुआ है आपके पास 0.3, ठीक है। तो छिद्र की गहराई जो है आपके पास वो कितना है? 300 mm है। छिद्र की गहराई कितना है? 300 mm, ठीक है। भरण जो है आपके पास 0.3 है। तो रिमिंग की गहराई टाइम पीरियड बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टाइम पीरियड निकालने के लिए देखिए, इसको समय निकालने के लिए क्या होता है, समय का फॉर्मूला जो होता है टाइम इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है आपका, रिमिंग की गहराई। रिमिंग की गहराई, तो गहराई कितना है? 300 बटे में भरण, बटे में क्या होगा? भरण, बटे में भरण होगा। भरण कितना है? 0.3, और गुना में एन है, गुना में एन। आरपीएम निकालना पड़ेगा आपको। आरपीएम बराबर क्या होता है? आरपीएम निकालना पड़ेगा, आरपीएम यानी कि एम निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। तो एन बराबर क्या होता है? v इक्वल टू पाई डी एन बटा 1000 होता है ना। तो एन बराबर जो होगा वो आपका होगा 1000 गुना भी, 1000 गुना भी, तो 1000 गुना भी जो है आपका कितना है? यहाँ भी 10 मीटर प्रति मिनट 10 है, और बटे में जो होगा वो होगा पाई, पाई यानी कि 22/7, या पाई ही रहने देते गुना डी जो होगा आपका, डी कितना होगा? 20 mm व्यास है 20। तो यहाँ से निकल जाएगा कितना, सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 खत्म, 2 से 500, 500 बटा पाई, 500 बटा पाई, 500 बटा पाई, गुना कर लेंगे यहाँ 500 बटा पाई से, 500 बटा पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे 500 बटा पाई, तो इसको सॉल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एक जीरो उड़ के यहाँ पे जाएगा, तो 30/5, 6 तो आया हमारा 6 बटे पाई। 6 बटे पाई को हम लिख सकते हैं 22 गुना 7, तो 7 छक 42/22, तो 42/22 कितना आया? 0.63 मिनट, 0.63 मिनट, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये टाइम पीरियड बराबर जो होता है, टाइम पीरियड बराबर फॉर्मूला वो होता है कि छिद्र की गहराई बटे भरण गुना एन। छिद्र की गहराई बटे भरण गुना एन, एन निकालना v इक्वल टू पाई डी एन से, v इक्वल टू पाई डी एन बटा 1000 से निकालना है, और यहाँ से m निकालेंगे तो यहाँ पे v दिया हुआ है आपका, d दिया हुआ है आपका, n निकाल लेंगे, v दिया हुआ, d दिया हुआ, n निकाल लेंगे, n कितना आ गया? n आ गया आपका 500 बटा पाई, 500 बटा पाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू रख देंगे, और आपका भरण का वैल्यू रख देंगे, और ऊपर में 300 रख देंगे, छिद्र की गहराई, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस यही बात है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वह ताप जिस पर ठोस धातु द्रव में परिवर्तित हो जाता है किस नाम से जाना जाता है? वह तापमान जिस पर ठोस धातु द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ठोस धातु द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? गलनांक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है ड्यूरालियम किस धातु का मिश्र धातु है? तो ड्यूरालियम किस धातु का मिश्र धातु है? तो किसका है? तो एल्यूमिनियम का है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता निम्नलिखित में से कर्तन गति के बढ़ते क्रम में सही है? तो कर्तन गति के बढ़ते क्रम में कौन सा सही है? टंगस्टन कार्बाइड में सबसे कम, उसके बाद उच्च कार्बन स्पीड, उसके बाद स्टील, उसके बाद उच्च गति स्टील, उसके बाद हीरा। तो ये बढ़ते क्रम में जो है सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे कम टंगस्टन कार्बाइड, उसमें उसके बाद कर्तन गति जो होता है सबसे कम वो टंगस्टन कार्बाइड में, उसके बाद उच्च कार्बन स्टील में, उसके बाद उच्च गति स्टील में, और उसके बाद सब हीरा में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण हवा में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? तो राइट आंसर जो होगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग जो होगा हवा में, पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है इसको मिलान करना है, ढलवां लोहा
तांबा गन मेटल पिटवा लोहा ये दिया हुआ है। विद्युत चालक बनाने में इसे ढाला नहीं जा सकता है। यह तांबा टीन जिंक का मिश्रण है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है ढलुआ लोहा। ढलुआ लोहा जो है इसे लोहकृत नहीं किया जा सकता। ढलुआ लोहा को लोहकृत नहीं किया जा सकता। तांबा जो है विद्युत चालक बनाने में प्रयुक्त होता है। और गन मेटल जो है तांबा टीन एवं जिंक का मिश्रण है। पिटवा लोहा जो है पिटवा लोहा को ढाला नहीं जा सकता है। तो हो जाएगा एक का चार, दो का एक, उसके बाद तीन का तीन, उसके बाद चार का दो। चार एक तीन दो जो जिस ऑप्शन में होगा, चार एक तीन दो याद रखिएगा, जिस ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलते हैं ऑप्शन पे। देखिए ये ऑप्शन जो आपके पास बी वाला ऑप्शन है, चार एक तीन दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक घटक के केवल सतह को कठोरता प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सतह को कठोरता प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कठोरता प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केस हार्डनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, केस हार्डनिंग कहते हैं। सतह को कठोरता प्रदान करने की प्रक्रिया को केस हार्डनिंग कहते हैं। ठीक है, कहते हैं संरचना की एक रूपता हेतु सूक्ष्म कण के उत्पादन एवं यांत्रिक विशेषताओं के निखार में मदद करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। संरचना के एक रूपता हेतु सूक्ष्म कण के उत्पादन तथा यांत्रिक विशेषताओं के निखार में मदद करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मदद करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसको मिलान कीजिए। इसको मिलान करना है, इसको मिलान करना है। देखिए मिलाइए इसको। कहता है तांबे तांबे के ऊपर से वातावरण प्रदूषण के कारण परत जम जाता है। उसके बाद कहता है एल्युमिनियम व उसके अलावा कि ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी से बनता है। एफिनिटी से बनता है कौन सी, एल्यूमिना बनता है। क्या बनता है, एल्यूमिना, एल्यूमिना बनता है। तो बी का एक हो गया। ये बात तो आपको समझ गया। एल्युमिनियम व उसके अलावा के ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी से बनता है क्या, एल्यूमिना। ठीक है, उसके बाद आपके पास कहता है अंडर कट ग्राउंड टेलीफोन केबल तथा पावर केबल के लिए सीटिंग मटेरियल है। तो सीटिंग मटेरियल कौन सा, लेड है। लेड है। तो दो का क्या हो गया, तीन का हो गया चार। उसके बाद कहता है यह लंबे समय तक अपना उच्च पॉलिश तथा रंग को बनाए रखता है। कौन, क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम जो है लंबे समय तक उच्च पॉलिश तथा रंग को बनाए रखता है। तो चार का हो गया दो। तब क्या होगा, एक का हो जाएगा थ्री, पटीना। तथा तांबे के ऊपर वातावरण प्रदूषण से परत बनता है किसका, पटीना का। तो राइट आंसर जो होगा तीन एक चार दो होगा। तीन एक चार दो कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर एक में है। इसमें ऑप्शन नंबर एक में है तीन एक चार दो। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेपर टर्निंग खराद मशीन के किस भाग में की जाती है। टेपर टर्निंग लेथ मशीन के किस भाग में की जाती है। तो टेपर टर्निंग जो है लेथ मशीन के किस भाग में की जाती है, क्रॉस स्लाइड में। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है लेथ मशीन में कौन सी पुल्ली, लेथ मशीन में कौन पुली का क्या काम है, कौन पुली का क्या काम है। तो लेथ मशीन में कौन पुली का क्या काम है, जॉब की गति को परिवर्तित करना। क्या काम है, जॉब की गति को परिवर्तित करना। जॉब की गति को परिवर्तित करना कौन पुली का कार्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है एल काट की लंबाई है, एन काटों की संख्या है तथा बड़ी एन आरपीएम है और एफ फीड है। तो कर्तन समय टी इक्वल टू क्या होगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन काटों की संख्या। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्तन टाइम। तो क्या होगा, एल इंटू एन, मतलब काट की लंबाई इंटू काटों की संख्या। एल इंटू एन बटे में जो होगा, बटे में जो होगा फीड इंटू आरपीएम, फीड इंटू आरपीएम। ऑप्शन नंबर एक जो हो जाएगा काट की लंबाई इंटू काटों की संख्या। कर्तन टाइम इक्वल टू होगा काट की लंबाई इंटू काटों की संख्या बटे में फीड गुना आरपीएम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है टेपर की संपूर्ण लंबाई में टर्निंग करने हेतु टेल स्टॉक को स्थिर किया जाता है जहां कार्यखंड के दोनों सिरों का व्यास डी और डी है। तो टेपर की लंबाई, तो टेपर बराबर जो होता है, टेपर बराबर क्या होता है, बड़ी डी माइनस छोटी डी बटे में क्या होता है, टू होता है। क्या होता है, टू होता है। टेपर कौन बराबर क्या होता है, बड़े व्यास माइनस छोटी व्यास बटे में दो। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है सतह फिनिशिंग पर अधिक ध्यान ना देते हुए ग्राइंडिंग का प्रयोग करके धातु को तेजी से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सतह फिनिशिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और क्या करेंगे, ग्राइंडर का प्रयोग करके धातु को तेजी से हटाने, मतलब जल्दी जल्दी उसको ग्राइंडिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो राइट आंसर होगा इसका स्नेगिंग। क्या है, स्नेगिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खुला ढांचा पहिया को ग्राइंड करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सख्त और भंगुर
खुला ढांचा पहिया को ग्राइंड करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? मृदु और तन्य सामग्री, टाइटेनियम सामग्री, प्लास्टिक सामग्री। तो क्या प्रयोग किया जाता है? मृदु तथा तन्य सामग्री। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समांतर या टेपर बेलनाकार जॉब को किस ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड किया जाता है? समांतर या टेपर बेलनाकार जॉब को किस ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड किया जाता है? समांतर व टेपर बेलनाकार जॉब को किस ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड किया जाता है? तो सिलिंड्रिकल ग्राइंडर द्वारा। ठीक है, सिलिंड्रिकल ग्राइंडर द्वारा। नेक्स्ट सवाल की तथा बेल्ट और पुली की सतह गति के बीच उत्पन्न होने वाले वास्तविक अंतर को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर जो होगा इसका सरपन या स्लिप के रूप में जाना जाता है। बेल्ट तथा पुली के सतह गति के बीच उत्पन्न होने वाले वास्तविक अंतर को किस रूप में जाना जाता है? स्लिप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है नायलॉन और कॉटन के पट्टे प्रयोग किए जाते हैं। किसमें प्रयोग किए जाते हैं? नायलॉन और कॉटन के पट्टे किसमें प्रयोग किए जाते हैं? तो भारी लोड और उच्च गति के लिए नायलॉन और कॉटन के पट्टे का प्रयोग करते हैं, भारी लोड और उच्च गति के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के गियर में दांतों के गियर के अक्ष से एक कोण काटा जाता है? एक कोण पर काटा जाता है। किस प्रकार के गियर में दांतों के गियर के अक्ष से एक कोण काटा जाता है? दांतों के गियर के अक्ष से एक कोण काटा जाता है किस प्रकार के गियर में? तो राइट आंसर जो होगा हेलिकल गियर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बोल्ट के कितने थ्रेड का इस्तेमाल किया गया? ये जो है इसमें कितना थ्रेड का इस्तेमाल किया गया बताना है। कितना थ्रेड का इस्तेमाल किया गया? तो जब बोल्ट को 3.5 mm की लंबाई से निर्दिष्ट किया जाता है तो एल आपके पास था कितना? 3.5 निर्दिष्ट किया जाता है। तो प्रारंभिक थ्रेड से युक्त मीट्रिक थ्रेड M12 × 5 1.75 का बोल्ट कितने थ्रेड का इस्तेमाल करेगा? तो इसमें थ्रेड निकालना है तो L बराबर जो होता है वो फार्मूला होता है N × P। L बराबर जो होता है N × P होता है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? P तो दिया हुआ है पिच 1.75, हमको निकालना क्या है? L दिया हुआ है, P दिया हुआ है, N निकालना है। N निकालना है तो N निकाल लेंगे। N बराबर क्या हो जाएगा? L बटा P हो जाएगा। N बराबर क्या हो जाएगा? L बटा P हो जाएगा। तो L जो है हमारा कितना दिया? 3.5 और P कितना दिया? 1.75। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 है। कितना आंसर आएगा? 20। 3.5 को डिवाइड करेंगे 1.75 से, यहाँ डबल जीरो आ जाएगा, एक जीरो खत्म। तो यहाँ पे बचेगा 350 को भाग देंगे 175, 175 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2 बार में 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, साफ्ट या पुल्ली में कुंजी को फंसाने के लिए कौन से ग्रुप काटा जाता है? साफ्ट एवं पुल्ली में कुंजी को फंसाने के लिए कौन से ग्रुप काटा जाता है? साफ्ट एवं पुल्ली में कुंजी को फंसाने के लिए कौन सा ग्रुप काटा जाता है? की वे ग्रुप काटा जाता है। क्वार्टर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर का अनुपात क्या होता है? तो स्टैंडर्ड टेपर का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:50। कितना होता है? 1:50। नेक्स्ट है कि इस एक सीमा प्रणाली जिसमें छिद्र नियत अवयव है तथा शाफ्ट के आकार को बदलने के लिए विभिन्न फिट प्राप्त किए जाने को क्या कहते हैं? विभिन्न फिट प्राप्त किए जाने को क्या कहते हैं? छिद्र आधार प्रणाली कहते हैं। तथा BSI के अनुसार, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार होल कितने प्रकार के होते हैं? तो होल कितने प्रकार के होते हैं? 21 प्रकार के होल होते हैं। कितने प्रकार के होल होते हैं? 21 प्रकार के होल होते हैं। नेक्स्ट है कि संकुचन समंजन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो संकुचन और समंजन का सर्वोत्तम उदाहरण है वैगन के चक्रों पर लोहे का टायर। वैगन के चक्रों पर लोहे का टायर जो है वो संकुचन और समंजन का सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि घर्षण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का लाभ नहीं है? तो घर्षण का कौन सा लाभ नहीं है? तो घर्षण का लाभ कौन सा नहीं है? तो घर्षण के कारण मशीन की शुद्धता प्रभावित होती है। घर्षण के कारण मशीन की शुद्धता प्रभावित होती है? नहीं, ये वाला लाभ नहीं। आंसर जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी जितना होगा वो सब लाभ होगा। जैसे कि बॉल बियरिंग व रोल बियरिंग घर्षण के कारण घूमते हैं, ये बात सही है। तथा घर्षण के कारण पृथ्वी पर चल फिर सकते हैं, ये बात भी सही है। तथा बेल्ट द्वारा शक्ति का संचालन घर्षण द्वारा होता है, ये बात भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि टर्न बकल में चूड़ी हेलिक्स डैश होता है, वामावर्ती या दक्षिणवर्ती? टर्न बकल में चूड़ी हेलिक्स जो होता है वो किस ओर होता है बताइएगा? तो दोनों ओर होती है। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा, वामावर्ती या दक्षिणवर्ती। कहता है कि M16 गुना 1.5 पैच चूड़ी में 1.5 क्या दर्शाता है? ये पिच को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पिच को दर्शाता है। 1.5 जो है ये पिच को दर्शाता है, ये M जो है मीट्रिक थ्रेड को दर्शाता है, और ये 16 जो है ये नॉमिनल व्यास को दर्शाता है। ठीक है ना? क्या दर्शाता है? नॉमिनल व्यास को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट है कि सेट स्क्रू का प्रयोग शाफ्ट और पुली या शाफ्ट और गियर असेंबल में किया जाता है। इस स्क्रू की विशेषता यह है, इस सेट स्क्रू का क्या विशेषता है ये पूछा है। तो सेट स्क्रू की क्या विशेषता है, इसका हेड नहीं होता है तथा पॉइंट के दबाव से दो पार्टों को पकड़ा जाता है। क्या होता है सेट स्क्रू की विशेषता, इसका हेड नहीं होता। हेड क्या होता है, नहीं होता है, तो पॉइंट के दबाव से पार्टों को पकड़ा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामग्री के विरूपण एवं पतली सीटों के रूप में ढाले जाने की क्षमता को क्या कहते हैं। सामग्री के विरूपण एवं पतली सीटों के रूप में ढाले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आघात वर्ध्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ज्वाइंट जोड़ का नाम क्या है, चित्र में दर्शाए गए ज्वाइंट जोड़ का नाम क्या है। ज्वाइंट जोड़ का यहाँ पे जो ज्वाइंट किया गया जोड़ा गया है, इस जोड़ का नाम क्या है, इस जोड़ का नाम क्या है, तो एबटिंग लैब जो है इस जोड़ का नाम है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्नैप हेड रिवेट का दूसरा नाम हैंड रिवेट है। स्नैप हेड रिवेट का दूसरा नाम क्या है, हैंड रिवेट है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो स्ट्रक्चर वर्क में करते हैं। स्ट्रक्चर वर्क में करते हैं। कहते हैं एक रिवेट के निचले वाले सिरे को क्या कहते हैं, रिवेट का जो निचला सिरा होता है उसको क्या कहते हैं, तो रिवेट का निचला सिरा जो होता है उसको टेल कहते हैं। ऊपरा निचला सिरा को टेल कहते हैं। ठीक है। कहता है पिल्लर नली को डैश में उपयोग किया जाता है। पिल्लर नली को किसमें उपयोग किया जाता है, तो वॉश हैंड शेक में किया जाता है पिल्लर नली का उपयोग। नेक्स्ट है कि सबसे शुद्ध जल डैश से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का जल होता है। सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल जो होता है सबसे शुद्ध जल होता है। नेक्स्ट है कि संबंध के लिए इन पाइपों को किसी थ्रेड की आवश्यकता नहीं है। कौन सी थ्रेड, पीवीसी पाइप को, कौन से पाइप को किसी थ्रेड की आवश्यकता नहीं है, इस्पात पाइप, तांबे की पाइप या जीआई पाइप। तो राइट आंसर जो होगा पीवीसी पाइप को कोई भी थ्रेड की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है कि पाइप फिटिंग्स डैश के आधार पर किया जाता है। तो पाइप फिटिंग्स किसके आधार पर किया जाता है, पाइप फिटिंग जो होता है वो किसके आधार पर, कैडमियम के आधार पर किया जाता है। कैडमियम के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव हॉर्निंग स्टिक प्रयोग किया जाता है किस लिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव हॉर्निंग स्टिक प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो किस लिए प्रयोग किया जाता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कि डायमंड एब्रेसिव एक बहुत ही कठोर एब्रेसिव होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः डैश की लेपिंग के लिए किया जाता है। डायमंड एब्रेसिव बहुत ही कठोर एब्रेसिव होता है। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड के लेपिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट है M10x1.5 थ्रेड को हैंड टेप से काटने के लिए टैप ड्रिल छिद्र का आकार क्या होगा, तो टैप ड्रिल छिद्र का आकार क्या होगा, तो ड्रिल का साइज निकालना है। तो ड्रिल का साइज बराबर क्या होता है, टैप साइज कितना है, तो टैप साइज जो है वो 10 है। टैप साइज माइनस क्या कर लेंगे, 2 गुना पिच कितना 1.5 बटे में 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 1.5 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो आंसर क्या होगा 8.5 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, ड्रिल रिमल का साइज हो जाएगा। ठीक है ना। तो राइट आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें भी क्या पूछा है, ड्रिल का आकार पूछा है। तो ड्रिल का आकार पूछा है तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। जो आपका मेजर डायमीटर दिया हुआ है 10, उसमें से क्या करेंगे, मेजर डायमीटर में से घटा लेंगे 2 गुना पिच बटा 2, पिच का आधा, तो पिच का आधा 1.5 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी 10 में से 1.5 घटा लेंगे, 8.5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मेजर डायमीटर में डायरेक्ट पिच को भी घटा लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, या 2 गुना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कथा निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग ड्रिल बनाने के लिए किया जाता है। तो ड्रिल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, तो ड्रिल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, उच्च गति इस्पात का प्रयोग करते हैं। किसका, हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि ट्विस्ट ड्रिल को इसके डैश के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। तो ट्विस्ट ड्रिल को किसके अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है, गति, भार और व्यास के आधार पर निर्दिष्ट किया जाता है। गति, भार और व्यास के आधार पर निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कि ड्रिल बनी होती है, किसका बना होता है ड्रिल किसका बना होता है, तो ड्रिल जो होता है वो किसका बना होता है, तो उच्च हाई स्पीड स्टील का बना होता है ड्रिल। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों की ड्रिलिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं। किसी भी पाइप या सिलेंडर गोल आकृति का जो भी रहता है उस पे फ्लैंज पर सुराखों के ड्रिलिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वाइस, जिग वाइस, चैनल वाइस, डायमीटर वाइस या रिंग वाइस। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो रिंग वाइस का करते हैं, रिंग जिग का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, रिंग जिग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 71। कहता व्यापक उत्पादन में टूल का मार्गदर्शन करने और जॉब को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। व्यापक उत्पादन में टूल को मार्गदर्शन करने और जॉब को कसकर पकड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिग कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा सी नंबर हो जाएगा। कहता है यहाँ पे होल जो है आपका 7 है और व्यास जो है छिद्र का वो है 6।
छिद्र का स्टील वर्क पीस में ड्रिल करना है तो किस आकार के ड्रिल आवश्यक होंगे, तो कौन से आकार का ड्रिल आवश्यक होगा। तो यहाँ पे फिर ड्रिल का साइज पूछा है, तो ड्रिल का साइज कर लेंगे 6 में से घटा लेंगे क्या, तो आपका घटाएंगे इसमें देखिए कहता है कि छिद्र छिद्र है जिसका व्यास जो है 6 है और होल जो है 7 है। एक छिद्र पर स्टील वर्क पीस में ड्रिल करना है तो किस आकार के ड्रिल आवश्यक होंगे, तो कौन से आकार का ड्रिल आवश्यक होगा। ठीक है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये अधूरा क्वेश्चन है, इसमें टाइपिंग में एरर है, ये वाला क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है एल्युमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिशिंग में काट करने के लिए इसमें से कौन सा कट फाइल का सबसे उपयोगी है। एल्युमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिशिंग के लिए कौन से कट फाइल का सबसे उपयोगी है। सबसे उपयोगी कट फाइल बताना है एल्युमिनियम के लिए। एल्युमिनियम के लिए सबसे उपयोगी कट फाइल का बताना है कौन सा होगा, तो सबसे उपयोगी जो होगा एकल कट फाइल होगा, सिंगल कट फाइल जो होगा एल्युमिनियम की फिनिशिंग के लिए होगा। नेक्स्ट है कि रेतियां अधिकतम कितनी साइज की बनी होती है, तो रेतियां अधिकतम जो होता है वो कितनी साइज का बना होता है, तो 450 mm का बना होता है। कितना का, 450 mm का अधिकतम साइज का होता है। नेक्स्ट एक 22 का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो 22 का उपयोग जो है वो वर्क पीस को पकड़ने के लिए करते हैं। किसके लिए, वर्क पीस को धारण करने के लिए, पकड़ने के लिए। तो राइट आंसर जो होगा बी नंबर, जिस राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर। कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह का प्रैक्टिस सेट हम आपको जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम कराते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।